जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों जीएस में बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। और बायोलॉजी की क्लासेस में जो है हम आपको पादप जगत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पादप जगत का एक काफ़ी हिस्सा हो चुका है और अब जो है हम आपको आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में आपको बताएंगे। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म हो चुका है, टेरिडोफाइटा हो चुका है और बहुत महत्वपूर्ण जो है उस पादप जगत की चीज़ें कंप्लीट ही हो चुकी हैं। और नयन आईएएस यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है जिसके माध्यम से हम जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी तैयारी को एक जो है दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिल रही होगी। तो आइए आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का नया टॉपिक है आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हो चुका है, प्रचलित नाम है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। ये कंप्लीट हुआ है पूरा। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधे, मतलब जिनमें बीज क्या होता है, आवृत होता है। बीज क्या होता है, आवृत होता है। ठीक है। हाँ दोस्तों, आवृत बीजी पादप, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके बीज जो है खोल में होते हैं, मतलब आवृत होते हैं। ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। आइए इनकी मुख्य विशेषताओं को समझा जाए कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं पादप जगत से संबंधित चीज़ें, देखिए दोस्तों जो है चूँकि पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि छूटे ना। आप ध्यान से एक बार में ही समझते चलिए ताकि बाद में आपको उसको बहुत ज़्यादा समय न देना पड़े। आइए देखते हैं क्या हमारे लिए जानना जरूरी है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पादपों के, आइए देख लेते हैं। यहाँ जो बीज होता है दोस्तों, ये बीज जो है सदैव क्या होता है, फल के अंदर होता है। बीज क्या होता है, सदैव फल के अंदर होता है। तो जैसा आप लोग को मैंने पिछली क्लास में कहा था, एक उदाहरण के साथ चीजों को साथ साथ समझते चलेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा आसानी होगी। ये आपका हो गया सेब, अब ये बीज हो गए आपके। ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बीज है, ये अंडाशय का विकसित रूप है। क्या है, अंडाशय का विकसित रूप ही फल बन जाता है। ठीक है, विकसित रूप क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो ठीक है, ये है आपका सेब। तो अब आप इसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझते चलिए। बीज सदैव फल के अंदर होता है, क्लियर हुआ। बीज हमेशा कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। दूसरी बात क्या, इन एंजियोस्पर्म में क्या क्या पौधे आते हैं, शाख आते हैं, झाड़ी आती हैं और क्या आते हैं, वृक्ष आते हैं। तीनों कैटेगरी के पौधे इसमें आएंगे। शाख को क्या कहेंगे, हर्ब्स, इनको क्या कहेंगे, श्रब्स। श्रब्स, इनको क्या कहेंगे, ट्रीज। मतलब तीनों वर्ग के पौधे, चाहे वो शाख हो, शाक मतलब शाक भाजी। दूसरी चीज चाहे वो क्या हो, झाड़ियां हो जैसे नींबू वगैरह होता है। तीसरी चीज या तो बड़े वृक्ष हो, चाहे वो बड़े वृक्ष हो जैसे नीम है, ठीक है, जैसे सेब है। तो ये कहने का मतलब इसमें शाक भी आएंगे, झाड़ियां भी आएंगी और वृक्ष भी आएगा। ये बात हो गई महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये तीनों प्रकार के पौधे इसमें पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं।
प्रजनन अंग इसका क्या होता है दोस्तों, मतलब इसमें प्रजनन क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो जो महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। फूल जो होता है या पुष्प होता है इनका महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है। और एक प्रश्न पूछा था दोस्तों पीसीएस में कि आप पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, उसमें पुष्प भी था, पुष्प था, पत्ती था, जड़ था और तना था। मतलब पुष्प, पत्ती, जड़ और तना चारों महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा था इनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण भाग वहाँ भी उत्तर है। और यहाँ जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो क्या है, पुष्प ही है। और पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता ही है, क्योंकि यहीं परागण होता है, यहीं से जीवन शुरू होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए और विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। एंजियोस्पर्म की और विशेषताएं हम देख लेते हैं। सेब से आप समझ गए होंगे, सेब है, आम है, अमरूद है, ये सब क्या है, आवृत बीजी पौधों के उदाहरण है, एंजियोस्पर्म पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। चलिए ठीक है, अब नए स्पेस में आप देखिए इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है, दोहरा निषेचन। इस तरह के पौधों में या वृक्षों में क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, निषेचन इसमें दो तरीके से होता है, दोहरे रूप से। अब ये क्या होते हैं, मृदोपजीवी होते हैं, मृदोपजीवी होते हैं, और क्या होते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, कई कैटेगरी है, आप समझिएगा। कीटभक्षी भी हो सकते हैं, और स्वपोषी तो आप जान रहे हैं इनका प्रमुख लक्षण है। खैर पौधे स्वपोषी होते ही हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोफिक, कीटभक्षी मतलब इंसेक्टिवरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस। इनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी पौधे। सहजीवी सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं पैरासिटिक होते हैं। कहने का मतलब इसमें जो है इतनी कैटेगरी के, मृदोपजीवी मतलब जो मृदा पे आश्रित होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, और ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, मतलब स्वपोषी भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसमें हर कैटेगरी के पादप पाए जाते हैं। अब देखिए सबका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। मृदोपजीवी का मतलब होता है दोस्तों कि मिट्टी के ऊपर आश्रित होते हैं, मतलब मिट्टी में ही जो है इनके बीजों में अंकुरण की संभावना प्रबल होती है, और मिट्टी में ही इनका विकास जो है अच्छे से होता है। तो एक तरह से मृदा पे ये निर्भर करते हैं, आप कह सकते हैं। परजीवी का मतलब होता है कि कभी कभी ये किसी दूसरे के जो है पौधों के रूप में, अधिपादप के रूप में जो है अपना जीवन गुजार लेते हैं। मतलब परजीवी का मतलब ये हुआ कि दूसरों पे निर्भर होकर भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब सहजीवी क्या हुआ, सहजीवी आपको पता ही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कीटभक्षी क्या है, कीटभक्षी या इंसेक्टिवोरस क्या है, आपने देखा होगा। वैसे भी तो ये स्वपोषी तो होते ही हैं, पादप पोषण के लिए ये आत्मनिर्भर होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, हमने उदाहरण दिया था नेपेंथीस के पौधे का, नेपेंथीस या घटपर्णी का उदाहरण दिया था जब आपको मैंने, तो आपको बताया था कि एक ऐसा पौधा है जो कहाँ उगता है, ये उगता है उन मृदाओं में जहाँ पर जो है उनकी मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। इसके लिए ये क्या करता है, देखिए नाइट्रोजन की कमी पौधे कई तरीके से पूरी करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर सहजीवन प्रदर्शित करते हैं जीवाणुओं के साथ, तो सहजीवन में क्या होता है, वो जीवाणु या शैवाल क्या करते हैं, पौधों के लिए नाइट्रोजन के और यौगिकों का प्रबंध कर देते हैं। जैसे
मान लीजिए कुछ ऐसे जीवाणु हैं या शैवाल हैं, उन्होंने जड़ों में क्या किया, जड़ों में वो आवास कर रहे हैं और जड़ों के पास उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया और नाइट्रेट या नाइट्राइट में तत्वों को उपलब्ध करा दिया, ठीक है, पौधों को, तब तो पूर्ति हो गई। इसके अलावा इसका जो उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कीटभक्षी पौधों का, घटपर्णी का, जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इनकी पत्तियां एक विशेष आकार में बदल जाती हैं, घड़े के आकार में बदल जाती हैं, और इस पे जब कोई कीट बैठता है तो ये कीट को फंसा लेती हैं और कीट का भक्षण कर लेती हैं। तो कीट के शरीर से इनको पर्याप्त नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है और इनका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये कीट का भक्षण करने वाले पौधे भी जो होते हैं वो इसमें ही आते हैं, आवृतबीजी में या एंजियोस्पर्म में आते हैं, वही बताने का मकसद है। तो इतनी कैटेगरीज होती हैं पौधों की, समझ रहे हैं, इतनी कैटेगरी होती है। स्वपोषी तो होते ही हैं, कीटभक्षी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और मृदोपजीवी होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। सामान्यतः इसमें जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। सामान्यतः जो है जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलीय ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ जलीय भी होते हैं, लेकिन कुछ जो है जलीय भी होते हैं। मतलब मैक्सिमम पौधे क्या होते हैं, स्थलीय ही होते हैं, जैसे आम, नीम, आप ये सब पौधों को देखते होंगे। तो ये क्या है, मैक्सिमम इसमें जो पौधे हैं, महुआ है, ये क्या है, स्थलीय है, लेकिन कुछ जलीय पौधे भी इसमें शामिल हैं। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं। और अगली बात क्या है, जो इनका संवहन तंत्र होता है दोस्तों, संवहन तंत्र, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ट्रैकियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा है, अनावृत बीजी है और आवृत बीजी है। तो आपको पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि इस वर्ग के पौधों में संवहन तंत्र एकदम विकसित हो जाता है और शरीर जो होता है ये जड़, तना, पत्ते में बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। संवहन तंत्र क्या होता है, अत्यधिक विकसित होता है। संवहन तंत्र का मतलब हुआ वह तंत्र जिसके माध्यम से जल और खनिज लवण पौधों के हर भाग तक पहुंचाया जाता है, और इसका काम कौन करता है, कुछ विशिष्ट तरह के संवहनी ऊतक करते हैं, ठीक है, जाइलम जिसको आप कहते हैं। क्लियर हुआ? संवहन तंत्र काफी विकसित होता है। अब ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हो गई जो आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। बहुत ही मुख्य विशेषताओं को मैं आपको बता रहा हूँ, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ठीक है, ताकि आपकी समझ एकदम बन जाए, कुछ बचे ना आपके लिए। अब देखिए अगला जो पॉइंट आपके लिए है, इनका वर्गीकरण। अगर हम आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला क्या होगा, एक बीजी पौधे, एक बीजी मतलब एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। अब देखिए एक बीजपत्री एक होगा, एक दूसरा कौन सा होगा, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। बस थोड़ा थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, बहुत अंदर तक नहीं जाना है। आवृतबीजी में आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को थोड़ा सा जानना है। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। एक बीजपत्री को हमको थोड़ा सा समझना है। ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बीजों में केवल इनके जो बीज होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, तो बीजों में केवल एक पत्र ही उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, केवल एक पत्र ही उपस्थित होता है, केवल एक बीज पत्र ही, एक पत्र मतलब बीज पत्र, एक बीज पत्र ही उपस्थित होता है। कैसे, बीजों में आपने देखा होगा दोस्तों, दो तरह के बीज होते हैं। एक बीज ऐसे होते हैं जो दो फांक में होते हैं, एक बीज ऐसे हैं जो दो फांक में नहीं होते। द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें दो फांक होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप देखिए लहसुन है,
लहसुन, उदाहरण के साथ समझते हैं। प्याज है आपकी, ठीक है, गन्ना है, गेहूं है, गेहूं है, या मक्का है, चावल है। अब यही एक उदाहरण मैं ले लूं, चना का, मटर का। मटर को आपने देखा होगा, मटर को जब आप तोड़ देते हैं उसके बीज को तो दो टुकड़ों में अलग अलग बट जाता है। चावल के टुकड़े को क्या तोड़ेंगे तो दो भाग में अलग अलग बटेगा, द्विबीजपत्र होगा उसमें? नहीं होगा, यही आपको समझना है। एक बीजपत्री में क्या होता है, एक बीजपत्र होता है, बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, जो एक विशेषता मैंने बताई आपको। लहसुन है, प्याज है, गन्ना है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये एक बीज पत्री जो है पौधों के उदाहरण है, ठीक है। आइए कुछ बातें और देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जड़ें प्रायः विकसित नहीं होती। इनमें जो जड़ें होती हैं वो बहुत विकसित रूप में नहीं होती, बहुत विकसित रूप में जड़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? इसमें जो जड़ें होती हैं वो बहुत विकसित रूप में नहीं होती हैं, ठीक है। और क्या खास बात है, अब देखिए इसमें उदाहरण कुछ और समझ लीजिए, मेन बातें यही हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। उदाहरण से आप समझ लीजिएगा, मक्का है, गेहूं है, लहसुन है, प्याज है, ये एक बीजपत्री जो है पादपों के उदाहरण है। ज्वार है आपका, बाजरा है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए अगर पूछा जाता है मिलान के लिए कि कौन से पौधे या कौन सा बीज एक पत्री बीज है, कौन सा द्विबीजपत्री है, तो आप इसको आइडिया लगा लेंगे इन उदाहरणों से, ठीक है। बांस आपका है, बम्बू, ये क्या है, एक बीजपत्री है। गेहूं है, क्या आप देख ही चुके हैं, खैर गेहूं है, जेमिनी कुल का है, ये जेमिनी कुल का है। जौ भी है, ठीक है। तो ये सारे, नारियल है, ताड़ है, सुपारी, खजूर, केला क्या है, केला क्या है, एक बीज पत्री, ये एक बीजपत्री पादपों के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया, एक बीजपत्री पादपों का उदाहरण क्लियर हो गया। और विशेषताओं में जड़ें बहुत अधिक विकसित नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। आइए दूसरी चीज देखते हैं, अब द्विबीजपत्री देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। द्विबीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री पादप, ये कौन से पादप हैं, इनमें द्विबीजपत्र पाया जाता है। आप पहले ही बता चुका हूं मैं कि जैसे मटर, लेग्यूमिनेसी कुल है, मटर है, चना है, ये सारे पादप किस में आते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में आते हैं। आइए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है दोस्तों। बीजों में क्या होता है, बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, दो बीज पत्र का मतलब हो गया, मटर को आप देख लीजिए, मटर में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, पहली विशेषता हो गई, ठीक है। इनकी पत्तियों में जो होता है, पत्तियों में क्या होता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, जालिकावत सिरा विन्यास होता है। एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो पत्तियां हैं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से, पत्तियों से आप आराम से समझ पाएंगे कि एक बीजपत्री है तो बीजपत्री है। जैसे इनमें कहा गया है कि इनमें जालिकावत सिरा विन्यास होता है, मतलब आप समझिए ऐसे पत्ती रहेगी, इसमें जालिका रहेगी, ठीक है। एक पत्ती आपने देखी होगी आम की, ठीक है, ये देखिए आम की पत्ती, इसमें बीच में आपको एक स्पष्ट विभाजन मिलेगा और ऐसे पत्तियां होंगी, इस पत्ती से आप परिचित होंगे। दूसरे तरह की पत्तियां क्या होती हैं, इनमें स्पष्ट बीच में विभाजन नहीं होता, ये जालिकानुमा इनमें सिरा विन्यास होता है, जालिकानुमा। आप पत्तियां देखे होंगे, कुछ पौधों की पत्तियां जालिका सिरा विन्यास की होती हैं, कुछ बीच में स्पष्ट विभाजन की होती हैं। तो बस यही आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है,
जालिका शिराविन्यास अगर होगा तो आप मान के चलिए कि वो द्विबीजपत्री पौधे हैं, मटर है, चना है, जिसमें 2 बीज हो जाए, ठीक है। और अगर एक बीजपत्री पौधे होंगे तो उसमें हमेशा पत्तियों में स्पष्ट सीधा विभाजन होगा, 2 भागों में वो बटी होगी, इससे आप पहचान सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसको ध्यान रखिएगा, आपको मदद मिलेगी, इससे आपको मदद मिलेगी। तो इसमें जो पत्तियों में जालिका शिराविन्यास होता है और क्या होता है, जो जड़ तंत्र होता है, जड़ तंत्र होता है, यह क्या होता है, अधिमूल और उसकी शाखाओं के साथ फैला होता है। अधिमूल और उसकी शाखाओं के साथ क्या होता है, फैला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो जड़ होती है, जड़ में जो एक मूल होता है, मूल के साथ साथ वो जो है क्या होता है, उसकी शाखाएं होती हैं ढेर सारी, जैसे ये है, इसमें शाखाएं होंगी, ठीक है, इसमें क्या होंगी, शाखाएं होंगी, एक मूल होगा, अधिमूल होगा और इसमें क्या होंगी, शाखाएं होंगी, यही बताने का इसका मकसद है, ठीक है। तो जड़ तंत्र इस तरह इनमें पाया जाता है, ठीक है। ये हो गई इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। पत्तियां जो है जालिका शिराविन्यास के साथ होती हैं, जो इनका जो है मूल होता है, जड़ होता है, वो एक अधिमूल के साथ शाखाओं में फैली होती है। अब इसके महत्वपूर्ण पौधों के बारे में हम डिस्कस करें। महत्वपूर्ण पौधे क्या है, मूली है, सलजम, सरसों, फूल गोभी, सरसों है, सलजम है, फूल गोभी है, इनका एक कुल होता है। इनका कुल कौन सा है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, ये सारे पौधे एक कुल में आते हैं, जिस कुल को कहते हैं क्रूसीफेरी। वैसे कुल तो बहुत सारे हैं, उसके पौधे भी हैं, अगर आप याद कर सकें तो याद कर लीजिएगा, कुछ कुल को आप याद कर लीजिएगा। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल महत्वपूर्ण है, लेग्यूमिनेसी, यही लेग्यूमिनेसी में क्या आता है, अरहर, मूंगफली, मटर, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मटर, सोयाबीन, कत्था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण फसलें इसमें आती हैं। इमली है, अशोक है, इमली, अशोक, शीशम, इमली भी आती है इसी में, अशोक इसी में आता है, शीशम का जो वृक्ष होता है वो इसी में आता है। ये किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, द्विबीजपत्री में आते हैं। तो ये इनके जो है महत्वपूर्ण कुल है। कुकुरबिटेसी, एक कुल है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ये भी कुल महत्वपूर्ण है। इस कुल को क्या कहा जाता है, सब्जी कुल कहा जाता है। जो सब्जियों का कुल है वो क्या है, कुकुरबिटेसी। इसमें खरबूजा, तरबूजा, ये सारी फसलें आती हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण कुल है, आप उनको याद रखिएगा, बाकी कुल तो बहुत। रोजेसी एक कुल है, एक कुल है रोजेसी, जिसमें गुलाब आता है, जिसमें क्या आता है, सेब आता है। रोजेसी कुल के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, सेब आता है इसी कुल में। ये सेब द्विबीजपत्री है और आवृत बीजी है, याद रखिएगा, आवृत बीजी भी है, द्विबीजपत्री भी है। सेब आएगा, गुलाब आएगा, क्लियर हुआ। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, एक द्विबीजपत्री हो गया, द्विबीजपत्री हो गया, और ये दोनों किस कैटेगरी में है, आवृत बीजी में है, ठीक है। एंजियोस्पर्म पौधों के समूह में आते हैं। अब देखिए एंजियोस्पर्म पौधों के समूह की कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो क्या है, पहली बात, आवृत बीजी जो पौधे हैं, यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, सबसे बड़ा समूह है।
अगर पादप जगत की बात की जाए तो पादप जगत में सबसे बड़ा समूह किसका है? एंजियोस्पर्म पौधों का है, आवृत बीजी पौधों का है। क्लियर हुआ? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? मनुष्य की देखिए अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, मनुष्य की जो अधिकांश मैक्सिमम आवश्यकताएं हैं, अधिकांश आवश्यकताएं हैं, इन्हीं पौधों से पूरी हो जाती हैं। मतलब इस वर्ग में जितने पौधे आते हैं आवृत बीजियों में, आपने देखा होगा आम, इमली, अशोक, गुलाब, सेब, हर फल तो, हर वृक्ष तो इसके अंदर आ ही जाता है, क्योंकि शाक भी आता है, झाड़ियाँ भी आती हैं, वृक्ष भी आते हैं, और बहुत बड़ा ये वर्ग है। आपने पहले ही देख लिया कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, इसलिए मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं इसी वर्ग से पूरी हो जाती हैं। इसी वर्ग से क्या होती है? पूरी हो जाती है। इसी वर्ग से वो पूरी हो जाती है। तीसरी बात क्या है? आवृत बीजी जो पौधे होते हैं दोस्तों, इनमें जो भोजन का संचय होता है या तो भ्रूणपोष में होता है। इन आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में भोजन का संचय, कह रहे हैं भोजन का संचय कहाँ होता है? या तो भ्रूणपोष में होगा, या तो भ्रूणपोष में होगा, और या तो क्या होगा? बीज पत्रों में। या तो कहाँ होगा? बीज पत्रों में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीज पत्रों में मतलब या तो एक बीजी है, द्विबीजी है, तो जैसा भी होगा उसी में होगा। बीज पत्रों में होता है, भ्रूणपोष या बीज पत्रों में होता है। भोजन जो भी इनमें संचित होता है वो या तो कहाँ होगा? भ्रूणपोष में होगा, या तो बीज पत्री में होगा। जैसे मटर में आप देखते हैं बीज पत्री में भोजन संचित होता है। अब भ्रूणपोष में क्या कहाँ संचित होता है? सेब है, उसमें भ्रूणपोष में संचित होता है। तो ये कहने का मतलब है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं आपको किसके लिए जानना? आवृत बीजी पौधों के लिए ये आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना जरूरी। कुछ बातें और औषधि में क्या इस्तेमाल होते हैं? ये बिल्कुल होते हैं। अब इतना बड़ा पादप समूह है तो जाहिर सी बात है इनका महत्व तो होगा ही, और भी महत्व होगा। अब देखिए इसमें बेलाडोना होती है दोस्तों, बेलाडोना, ये क्या है? औषधि है। बेलाडोना क्या है? औषधि है। ये क्या करती है? ये सिर दर्द की दवाई है, नींद लाने की दवाई है, नींद लाने की दवा का काम करती है। और क्या करती है? जैसे सिहरन हो रही है शरीर में, तो सिहरन रोकने का काम करती है, रोकने का काम करती है। ये बेलाडोना औषधि, ये प्राप्त कहाँ से होता है? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। ये जाहिर सी बात है आवृत बीजी पौधा है, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना की जड़ों से प्राप्त होती है, जड़ों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? एट्रोपा बेलाडोना नामक पादप से यह औषधि प्राप्त होती है जिसका नाम है बेलाडोना। इतनी चीजों में ये काम आती है। सिर दर्द है, नींद लाने के लिए है, या सिरन रोकने का उपाय है, ठीक है। अब देखिए लौंग, लौंग से तो आप परिचित होंगे। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। लौंग, यूरेनाल, यूरेनाल क्या है? यूरेनाल। अब यूरेनाल किस में पाया जाता है? पाया जाता है लौंग में। यूरेनाल क्या करता है? दांतों के दर्द को दूर करने के लिए। तो कहने का मतलब यूरेनाल कहाँ पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है। लौंग कैसा पौधा है? आवृत बीजी पौधा है। और बाकी इसका जो है पकवानों में या भोजन में मसाले की तरह जो इस्तेमाल है इसको आप जानते ही हैं, ठीक है। यूरेनाल तत्व किस में पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आवृत बीजी पौधों का हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें समझनी है। इसके अलावा
अब देखिए आवृत्तबीजी पौधे हो गए, अब इनकी आकारकी क्या होती है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। आकार की मतलब इनका जो आकार, चूंकि आप देख रहे हैं कि पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह है और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं पौधों से कंप्लीट हो जाती हैं, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण वर्ग है। बहुत ही मेन चीज़ें हैं, हम उसको देखेंगे, सारी चीज़ नहीं देखेंगे, बहुत जो मेन चीज़ें हैं उसको आइए देख लेते हैं। तो इनकी जो आकारकी है, आकारकी या मॉर्फोलॉजी कहेंगे, मॉर्फोलॉजी मतलब इनका आकार कैसा होता है, पत्ती, जड़, तना, इन सबको थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो ये आवृत्तबीजी पौधों के बारे में है, ठीक है। आइए जड़ से शुरू करते हैं, जड़ या रूट से हम शुरू करते हैं, मुख्य बातें देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब जड़ है क्या दोस्तों, ठीक है, पौधे का वह भाग है, ये जड़ क्या है, पौधे का वह भाग है जो अंकुरण के समय क्या होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। देखिए बीज को आप जब मिट्टी में गाड़ देंगे या अपने आप वो रहेगा मिट्टी में दबा हुआ, तो अंकुरण के समय किससे विकसित होता है, मूलांकुर से, ठीक है। अब देखिए ये बीज है, ये आप देखे होंगे, दो हिस्सा इसका होता है दोस्तों। ये क्या है, ये आगे बढ़ता है तने के रूप में और ये बढ़ता है जड़ के रूप में। तो ये क्या कहा जा रहा है, अभी आप दोनों देखेंगे तो कहा जा रहा है पौधे का वह भाग है जो किससे विकसित होता है, मूलांकुर से विकसित होता है और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल और भूमि की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सूर्य भगवान चमक रहे हैं प्रकाश ऊर्जा के साथ, तो ये बीज मिट्टी में पड़ा हुआ है, ये बीज मिट्टी में पड़ा हुआ है। अब इस बीज के साथ क्या है, दो चीजें विकसित हो रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मूलांकुर के साथ ये क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है और क्या होता है, प्रकाश के विपरीत, ये क्या कह रहा है, प्रकाश के विपरीत मृदा में नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, प्रकाश की तरफ तना बढ़ेगा और बीज जो जड़ जो है हमेशा उल्टी दिशा में, मतलब नीचे की तरफ। मतलब तना क्या होता है, पत्तियों के पुष्प के साथ, बीज के साथ आगे विकास करता है, ऊपर विकास करता है, उसमें पत्तियां होती हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और जड़ें जाती हैं कच्चा माल उपलब्ध कराने, मतलब ये नीचे जाएंगी पानी और खनिज लवण की पूर्ति के लिए, इस तरह इसमें सिस्टम होता है। तो आप मान के चलिए क्या होता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है तथा प्रकाश के विपरीत जो है मृदा में जल और भूमि की तरफ बढ़ता है, इसलिए जल और मृदा में नीचे की तरफ ये बढ़ता है, यही होता है जड़। इसी को हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्लियर हुआ, रूट्स कहते हैं, जो मूलांकुर के साथ विकसित हो लेकिन प्रकाश के विपरीत और जल और भूमि की तरफ नीचे विकसित होता है या बढ़ता है, वही जड़ कहलाता है। क्लियर हुआ, जड़ आप समझ गए। चलिए विशेषताएं क्या है, बहुत मेन बातें हम देखेंगे। जड़ की विशेषता क्या होती है दोस्तों, ये पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है, पौधों के अक्ष का अवरोही भाग। कौन सा भाग है, अवरोही भाग है, मतलब वो नीचे वाला भाग है, जो कहां से विकसित हुआ है, जो मूलांकुर से विकसित होता है। कहां से विकसित होता है, मूलांकुर से। या आपने इसकी परिभाषा में देख लिया कि जड़ क्या है, मूलांकुर से विकसित होती है, नीचे की तरफ जल और मृदा की तरफ बढ़ती है लेकिन प्रकाश के विपरीत। तो वही बात हो रही है, ये अवरोही भाग है इसके अक्ष का, जो किससे विकसित होता है, मूलांकर से विकसित होता है और सदैव प्रकाश से दूर वृद्धि करती है, प्रकाश से दूर वृद्धि करती है। मतलब जड़ों का काम ही है प्रकाश से दूर रहना,
और तने का काम है प्रकाश की तरफ झुकना। जैसे आप कमरे में अंधेरे में एक पौधा रख दीजिए, खिड़की से प्रकाश की रोशनी आए तो पौधे का जो तना है उसकी तरफ घूम जाएगा। मतलब तना पौधे के प्रकाश की तरफ उन्मुख होता है और जड़ें ठीक उसके विपरीत दिशा में भागती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये बात आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, इतना हमने देख लिया। जड़ों के कई सारे प्रकार हैं, जड़ों के कई सारे प्रकार हैं। कई सारे प्रकार तो है, लेकिन 2 प्रकार में मुख्यतः बांटा गया है। उनमें बहुत सारे प्रकार हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन 2 भागों में जो हम बांटेंगे इनको, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है, उसके बाद आप उसमें देखेंगे बहुत सारे प्रकार हैं मूसला जड़ के भी और अपस्थानिक जड़, तो हम उनको नहीं देखेंगे। लेकिन अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ के बारे में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा देखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है, या आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करने में उनसे मदद मिले, तो उतनी चीज़ें हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, वो भी अगली क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।